Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing algebraic structures, that is group theory, and today we are going to see one of the most important topic and important topic as well, that is permutation group. ठीक है, permutation group बहुत इजी है वैसे. permutation अगर समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है, वैसे समझ में आ ही जाएगा. बिल्कुल इजी हलवा टाइप का चीज़ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें. लेकिन परमुटेशन ग्रुप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये परमुटेशन है क्या और ये मतलब काम कैसे करता है एक्चुअली. सो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एंड ट्रायंगल वाला. दिस दिस इज देख के लग रहा है कि ये क्या मजाक है, लेकिन है नहीं. एक्चुअली दिस इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. इसके बारे में बात करेंगे एंड मे बी वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप से जितने भी कंसेप्ट्स हो सकता है उसको मैं साथ में लेके चलूँगा एंड उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि और भी अच्छे समझ में आए एग्जाम्पल के तौर पे. सो इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार भी है. सो देखते रहना, आई होप मज़ा आएगा. एंड अगर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो मे बी आई ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स. सो लेट अस सी. अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं रन टाइम में ये करता हूँ, तो एनीवेज वी विल सी दैट. सो लेट अस स्टार्ट द परमुटेशन ग्रुप. वैसे डेफिनेशन इज़ देयर डेफिनेटली एंड दिस इज़ द डेफिनेशन. थोड़ा सा ये नोटेशन इंपॉर्टेंट है परमुटेशन का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. लेकिन पहले द फर्स्ट थिंग दैट विल डू, आई कम टू दिस डेफिनेशन. ठीक है, वैसे बिल्कुल इजी है. डेफिनेशन उतना इटसेल्फ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है कि परमुटेशन बनाते कैसे है. ये जो डबल डेकर नोटेशन है ये बनाते कैसे, वो इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे समझ में आएगा थ्रू दिस एग्जाम्पल. सो लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट विद दिस एग्जाम्पल ओनली. ओके, अच्छा तो यहाँ पे है क्या, थोड़ा सा पहले मैं बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है. थोड़ा सा देख के समझ लो, देन उसके बाद आई स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स. ओके, पहले तो एक फ्रेम है जो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, दैट इज़ अ फ्रेम. जो जिस फ्रेम के बीच में से मैंने एक ट्रायंगुलर शेप कट आउट करके ले लिया है, और वो जो ट्रायंगल मैंने निकाल लिया वहाँ से, दैट इज़ द ट्रायंगल ड्रॉन ओवर देयर. ग्रीन कलर में जो है दैट इज़ द ट्रायंगल. सो बेसिकली ये एक फ्रेम है जो कि हॉलो है, बीच में यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग फिट कर सकते हैं अगर चाहे तो. और ये जो ट्रायंगल मैंने काट के बाहर निकाल लिया है, दिस इज़ द ट्रायंगल. ठीक है, अब इन ट्रायंगल्स के ऊपर कुछ मार्किंग मैंने करके रखा है ताकि समझ में आ जाए. सो बेसिकली ये जो है मतलब फ्रेम में जो है, फ्रेम में देखना, ये फ्रेम में मैंने ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल का ये जो वर्टेक्स है इसको 1 से डिनोट किया है, और ये वाला इस वर्टेक्स को 2 फ्रेम में. ठीक है, फ्रेम मूव नहीं करेगा, फ्रेम फिक्स ही रहेगा, इसीलिए मैंने सभी फ्रेम्स के ऊपर सेम नोटेशंस रखा है. ऊपर वाला वर्टेक्स 1, इधर वाला 2 एंड इस साइड वाला 3. वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया 1 2 3 करके, और कुछ नहीं. जिस तरीके से हम लोग ट्रायंगल का वर्टेक्स का नाम देते हैं ABC, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 1 2 3 दिया है, और कुछ नहीं. अच्छा, फ्रेम 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 होता है, फ्रेम बिल्कुल फिक्स रहता है. जो मूव करता है वो बीच का ये जो ट्रायंगल ऊपर में मैंने अलग कर लिया है, वो शायद मूव कर सकता है, और किस तरीके से विल सून फाइंड आउट दैट. अच्छा, और यहाँ से कट करके जो ट्रायंगल मैंने निकाल लिया है, मान लो एक पेपर है, पेपर का एक फ्रेम मैंने बनाया है या फिर कार्डबोर्ड का, जो भी हो, बीच में से एक ट्रायंगल काट लिया है एंड दैट ट्रायंगल इज हियर, दिस इज द ट्रायंगल. और इसमें भी फिलहाल मैंने मार्क करके रखा है क्योंकि इसी से मैंने काट के इसको निकाला है, तो फिलहाल वही सेम मार्किंग है. ऊपर वाला वर्टेक्स 1 है, इस साइड वाला वर्टेक्स को 2 से मार्क किया है, एंड इस साइड वाला वर्टेक्स को 3 से मार्क किया है. तो फिलहाल ये सिनेरियो है. अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ. वैसे बिल्कुल इजी है, देख के इतना डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन है नहीं, मज़ेदार है एंड इजी भी है. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम चाहे तो इसमें फिट कर सकते हैं. कैसे, देखो, ये जो ट्रायंगल है, मान लो मैंने इसको लाके यहाँ पे फिट कर दिया, ऐसे फिट कर सकता हूँ. तो फिलहाल क्या है, फिलहाल 1 1 के साथ मैप्ड है, 2 2 के साथ मैप्ड है, एंड 3 3 के साथ मैप्ड है. मतलब इस अंदर में जो ट्रायंगल है इसका जो 1 है, एक सेकेंड, अंदर में जो ये जो ट्रायंगल है इसका जो 1 है, ये फ्रेम का 1 के साथ मैप्ड है, 2 जो है 2 2 के साथ मैप्ड है, एंड 3 जो है 3 3 के साथ मैप्ड है. अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, मान लो इस ट्रायंगल को मैं अगर रोटेट कर दूं,
कहने का मतलब इफ आई रोटेट दिस ट्रायंगल, फ्रेम वाला तो रोटेट नहीं होगा, क्या बताया था मैंने, जो भी रोटेट होगा अंदर वाला जो ग्रीन वाला है। तो इसको अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन दूं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब राइट हैंड साइड में, एंड उसको फिट कर दूं कुछ इस तरीके से, सो विल गेट अ शेप लाइक दिस। अब इसमें क्या हुआ है, इसका मतलब अब देखो क्या हुआ है कि आफ्टर गिविंग अ रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट साइड में एक रोटेशन, सिर्फ एक बार रोटेशन देने से क्या हुआ, ये जो 1 है ये फिलहाल मैप हो चुका है कहाँ पे, 3 पे, 3 कहाँ पे मैप हो चुका है, 2 पे, एंड 2 जो है दैट इज नाउ बीइंग मैप्ड एट 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिख लेना चाहूँ, इस कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये जो राइट साइड में मैंने रोटेशन दिया है ना, ट्रायंगल जो था उसको मैंने राइट साइड में रोटेशन दिया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिया है, तो इसीलिए इस रोटेशन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, आई एम डिनोटिंग इट बाय आर। ठीक है, तो आफ्टर गिविंग अ कंप्लीट रोटेशन, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 जो सेट है ये 1 2 3 सेट के ऊपर मैप्ड है। अब इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे। ये जो फर्स्ट 1 2 3 सेट है, दिस इज सपोज कि दिस इज द सेट ऑफ द नंबर्स ऑन द फ्रेम, और ये जो 1 2 3 है दैट इज द नंबर ऑन द ट्रायंगल दैट वी आर रोटेटिंग, या फिर वाइस वर्सा, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आफ्टर 1 रोटेशन, मतलब राइट, आर मीन्स रोटेटिंग इन द राइट साइड, मतलब राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट साइड में आई एम रोटेटिंग। सो आफ्टर गिविंग 1 रोटेशन, इस ट्रायंगल को एक बार रोटेट करने के बाद फिलहाल R1 इज इक्वल्स टू 3 आई कैन राइट, और क्या लिख सकता हूँ, R1 इक्वल्स टू 3, ठीक है, R3 इक्वल्स टू 2 एंड R2 इक्वल्स टू 1। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समझना, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो 1 है, मैंने उल्टा बताया था, ब्रैकेट के अंदर ये जो 1 है दिस इज द 1 ऑन द ग्रीन ट्रायंगल, जो कि 3 फिलहाल 3 के साथ मैप्ड है, तो दैट इज व्हाई आई हैव, ये जो 3 है ये फ्रेम वाला 3 है, और ये जो अंदर में ये जो 1 है दिस इज ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल वाला 1 है। तो फिलहाल R इज कनेक्टेड या फिर मैप्ड एट 3, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन R1 इक्वल्स टू 3। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, नंबर थोड़ा सा उल्टा है लेकिन डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर R3 इक्वल्स टू 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, R3 इक्वल्स टू मतलब ट्रायंगल का 3 इज नाउ मैप्ड एट 2, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन R3 इक्वल्स टू 2। राइट हैंड साइड में जो 2 है वो फ्रेम वाला 2 है, R के पेट के अंदर जो 3 है वो ट्रायंगल वाला 3 है, सिंपल। R2 इक्वल्स टू 1 मतलब ट्रायंगल का 2 नाउ मैप्ड एट 1, सो R2 इक्वल्स टू 1। ये हो गया जब मैंने इस ट्रायंगल को एक बार राइट साइड में रोटेट किया। तो एक और बार कर सकता हूं, एक और बार, जितना टाइम चाहे मैं इसको रोटेट कर सकता हूं पर फ्रेम में, मतलब एक एक बार रोटेट करने के बाद अकॉर्डिंगली आई गेट दिस नोटेशंस। ठीक है, चलो इस और क्या क्या टाइप्स ऑफ हम यहाँ पे रोटेशन वगैरह या फिर कुछ भी कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट है, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। देखो फिर से मैं एक ट्रायंगल को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सपोज लेट मी पुट दिस ट्रायंगल हियर, वेट, इस ट्रायंगल का एक कॉपी कर लेते हैं और इसको पहले यहाँ पे पुट कर दिया। देखो फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार रोटेट करता हूँ और फिर इसको ठीक से प्लेस कर देता हूँ इसके ऊपर एट द फ्रेम। क्या क्या लास्ट केस में हम लोगों ने राइट साइड में रोटेट किया था, अब मैंने लेफ्ट साइड में रोटेट किया है। आई हैव रोटेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में मैंने इसको रोटेट किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब फिर से अगर मैं इसको लिखना चाहूं जिस तरीके से R से लिखा था, अब मैं इसको क्या से लिखूंगा, L से लिखता हूं, राइट। सो इफ आई नाउ राइट दिस, चलो लिखते हैं इसको, लेट अस यूज सम डिफरेंट इंक, डिफरेंट कलर। अच्छा, तो मैं अभी L से लिखता हूं, ठीक है, साइड में यहाँ पे लिख रहा हूं। तो अभी L1 क्या मतलब, L1 मतलब ट्रायंगल का 1 कहाँ पे मैप है सर, 2 के साथ मैप्ड है, तो L1 इक्वल्स टू 2 लिख दिया। अच्छा, ट्रायंगल का 2 कहाँ पे मैप्ड है, 3 पे, सो L2 इक्वल्स टू 3 आई कैन राइट। एंड फाइनली ट्रायंगल का 3 फ्रेम के किसके साथ मैप्ड है, 1 के साथ, सो L3 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया R वाला, ये हो गया L वाला। L समझ में आया आई गेस, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 टाइम रोटेट मैंने किया है किसको, ट्रायंगल को, ये हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है सर, एक केस तो ये भी हो सकता है,
चलो फिर से एक और केस करते हैं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है और कुछ मज़ेदार या फिर समझ में आ रहा है। डेफिनेटली एक लाइक करते हुए चलना एंड शेयर करना है अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा सर ये, अच्छा अब ये भी तो हो सकता है सर मैं इसको बिल्कुल मूव ना करूं, बिल्कुल नो मूवमेंट नाइदर इन क्लॉकवाइज नॉर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो है जैसा है उसको मैं फिक्स्ड रख दूं। हाँ सर ये भी एक टाइप का फंक्शन हो सकता है, ये भी एक टाइप का मूवमेंट डेफिनेटली हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। दिस इज नो मूवमेंट, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, और ये क्या हो रहा है, 1 1 पे ही मैप्ड है, 2 2 पे मैप्ड है, 3 3 पे मैप्ड है। सर ये इसको अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो ई बेस्ड रहेगा इसको डिनोट करने के लिए। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ई होता है वही ई। जो लोग बिल्कुल फॉलो करते हुए आ रहे हैं पूरा सीरीज उनको पता है। ई मतलब नो मूवमेंट, बिल्कुल जीरो मूवमेंट। सो इसका मतलब E1 इक्वल्स टू 1 आई कैन राइट बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, 1 इज मैप टू 1, E2 इक्वल्स टू 2 एंड E3 इक्वल्स टू 3। अच्छा ये तो हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और भी एक और टाइप का मूवमेंट हो सकता है, और वो क्या, फ्लिप करना, चीज को बिल्कुल फ्लिप कर देना। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मेरा उतना मतलब क्या बोलते हैं, उतना एनिमेशन वगैरह मुझे नहीं आता, इसीलिए ऐसे मैनुअली कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझना अगर मतलब अच्छा लगे तो, और कुछ नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे इसको मैंने पुट कर दिया। अब एक तो ये भी एक टाइप का ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, फ्लिप हॉराइजेंटली। अब देखो क्या हो गया, फिर से नोटिस करना। अब देखो ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये थोड़ा सा नोटिस करना इसको, आई होप ये विजिबल है। हाँ ये कॉर्नर वाला ये जो डायग्राम है इसको जरा नोटिस करना, अभी जो सिलेक्टेड है। अब इसको अगर मैं फ्लिप कर दूं, मतलब 1 को फिक्स्ड रखे, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 को फिक्स रखे जो ऊपर बिल्कुल टॉप वाला वर्टेक्स है, अगर मैं इस ट्रायंगल को एक बार फ्लिप कर दूं, फ्लिप राइट, तो इसको मैं फ्लिप कर रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, फ्लिप हॉराइजेंटली, एक बार फ्लिप कर रहा हूं। अब देखो क्या हो गया, चलो इसको समझते हैं। फ्लिप करने से क्या हो गया, देखो फ्लिप करने से क्या हुआ, क्या बताया था मैंने, 1 को 1 के साथ फिक्स्ड रख के आई एम फ्लिपिंग, फ्लिपिंग, ठीक है, फ्लिपिंग, डबल पी होगा शायद, जो भी हो। तो इससे क्या हो गया, 1 1 के साथ ही मैप्ड है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब 3 जो है दैट इज बीइंग मैप टू 2 एंड 2 जो है वो 3 के साथ मैप हो चुका है। अब सर इसको अगर मैं डिनोट करना चाहूं, इसको डिनोट करने के लिए बेस्ट रहेगा इस तरीके का नोटेशन। F1 से लिखता हूं मैं, थोड़ा सा इधर उधर लिख रहा हूं, तुम लोग अगर कॉपी में लिख रहे हो तो सिक्वेंशियली लिखना, ठीक है। F1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 इज फिक्स्ड, 1 वाला वर्टेक्स 1 के साथ फिक्स्ड है, 2 और 3 वाला जो वर्टिसेस है उनको मैंने फ्लिप कर दिया है। सो F1 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, कहने का मतलब 1 इज मैप टू 1, और ये नीचे का जो ये 1 है दैट इज आई एम यूजिंग टू डिनोट की 1 के रेस्पेक्ट में आई एम फ्लिपिंग, 1 के रेस्पेक्ट में, बिकॉज 1 वाला वर्टेक्स फिक्स्ड है, दैट इज दिस। ओके देन F1 ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 नाउ, क्योंकि देखो 2 जो है वो 3 के साथ मैप्ड है फिलहाल, एंड F1 ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2। ये केस हो गया। देखो केसेस को थोड़ा सा नोट करते हुए चलना, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ये R वाला मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, ये नो मूवमेंट वाला, है ना, एंड ये 1 को फिक्स रख के फ्लिपिंग वाला। इटसेल्फ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये किसी दूसरे पार्ट में आ रहा होगा, दैट इज ग्रुप प्रूफ करने वाला, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो परमुटेशन में ही यूज होता है, दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग दिस थिंग हियर। अदरवाइज मैं अगर ये चाहता तो वो जो जहाँ पे हम लोगों ने कॉम्पोजिशन टेबल बना के ग्रुप प्रूव नहीं किया था उसमें भी हम लोग ये चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे ये अप डाउन वाला बताना मैं थोड़ा सा भूल गया था, ये मैंने इसलिए मार्क किया है। अप मतलब ट्रायंगल जो है इसका अप जहाँ पे लिखा है दैट इज ऊपर वाला सरफेस ऑफ द ट्रायंगल, एंड डाउन मतलब नीचे वाला सरफेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि जब मैं फ्लिप करूंगा तब अब जो है वो नीचे चला जाएगा एंड डाउन जो है ऊपर चला आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा है, ठीक है। डायग्राम में शो नहीं कर रहा हूँ, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके सो अच्छा एक और फ्लिप हो सकता है, जैसे मैंने 1 को फिक्स रख के किया वैसे ही मैं 2 को फिक्स रख के फ्लिप कर सकता हूँ। जैसे कि देखो एक सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करना मुश्किल होगा क्योंकि फ्रेम को फिर हिलाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोग थोड़ा सा समझ लेना। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको मैनुअली मतलब लिख के ही बता देता हूँ।
जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूंगा 2 को फिक्स रख के, ठीक है, 2 को फिक्स रख के जब भी मैं इसको फ्लिप करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 जो है वो 3 के यहाँ पे आ जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा 3, है ना, ये चेंजेस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, लिखने का जगह थोड़ा सा कम है, एनीवेज ये भी फ्लिपिंग है वैसे, फ्लिपिंग यहाँ पे लिख देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये फ्लिपिंग विथ रिस्पेक्ट टू 2, विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लिप कर दिया तो क्या क्या चीज़ें मिल जाएगा, देखो f2 ऑफ 1 इक्वल्स टू, f2 ऑफ 1 समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने 2 को फिक्स रखा है इसलिए f2 एंड 1 मतलब देखो 1 कहाँ पे मैप्ड है, ट्रायंगल का 1 3 पे मैप्ड है, तो f2 1 इज इक्वल्स टू 3, f2 2 इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि 2 2 के साथ फिक्स्ड है, एंड f2 3 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया। लास्ट एक बचेगा दैट इज f3 वाला, खुद से लिख सकते हो, आराम से लिख लेना, ये मैं होमवर्क के लिए या फिर तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, यू कैन आराम से राइट इट, दैट इज 3 वाला जो वर्टेक्स है इसको फिक्स रख के 1 एंड 2 का फ्लिप, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो ये टोटल जितने भी और कुछ नहीं, बस यही है, ये टोटल 6 टोटल क्या बोल सकते हैं ऑपरेशंस है या फिर फंक्शंस है जो हम लोग कर सकते हैं ऑन दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मैं उनको लेके एक सेट बना लूँ, ठीक है, ये जगह मुझे नहीं चाहिए तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, रुक जाओ, रन टाइम में ये सब करना होता है हाँ, इसको और इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये जगह फिर हमें मिल जाएगा, इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है, ओके। सो द पॉइंट इज आई वाज सेइंग कि अगर अभी मैं एक सेट बना लूँ, सपोज एस सेट में बना लेता हूँ विथ ऑल दिस ऑपरेशंस, क्या क्या हम लोगों ने देखा ऑपरेशन यूज किया, एक था ई नो मूवमेंट वाला, एक था आर दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, एक था एल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, एक है F1 F2 एंड F3। तो इन सभी को लेके अगर मैं एक सेट बना लूँ देन ये सेट एक ग्रुप फॉर्म करता है, दिस फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ और ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है, पता है ये क्वेश्चन आता है और शायद मैं ये कराऊंगा भी, लेकिन फिलहाल मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग प्रैक्टिस करो। ग्रुप प्रूफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कैसे होगा, देखो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ क्योंकि ये जगह चाहिए होगा। देखो पॉइंट ये है कि हाँ, तो मुझे ये इसको ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है, दिस 6 एलिमेंट्स विल फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और वो कैसे, पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो ग्रुप प्रूफ करने के लिए टोटल 4 प्रॉपर्टीज चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है। और मैंने बताया था ये बिल्कुल, और एक कंपोजिशन टेबल वाला क्वेश्चन भी मेरे चैनल के ऊपर है, ज़रूर देख लेना। मैंने बताया था जब भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन मिले कि सेट में द सेट जिसको हमें ग्रुप प्रूफ करना है उसमें फाइनाइट नंबर 4 5 6 एलिमेंट्स हो, तो हमें ऑब्वियसली परमुटेशन कंपोजिशन टेबल का ही यूज़ करना होता है उसमें, राइट। तो इसमें भी हम लोग वो करेंगे और ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा हिंट देके छोड़ रहा हूँ। तुम लोगों को जो करना है, तुम लोगों को बिल्कुल इस तरीके से कंपोजिशन टेबल बनाना है, ई आर एल F1 F2 F3 और इधर भी ई आर एल F1 F2 F3 एटसेट्रा। फिर यहाँ पे एक एक करके ऑपरेट करके चलना है। मैं दो तीन एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी तुम लोग इसको खुद बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मुझे पता करना है कि व्हाट इज सपोज व्हाट इज कौन सा करे अच्छा F2 स्क्वायर, मतलब कि मुझे मान लो ये वाला एलिमेंट पता करना है, यहाँ पे F2 आएगा, F2 एंड F2 मतलब ये वाला एलिमेंट मुझे पता करना है, ये वाला F2 स्क्वायर मतलब F2 कंपोजिशन F2, मतलब क्या होगा, मुझे 2 बार F2 ऑपरेट करना है। अब देखो, अब F2 क्या था, ये वाला दिस वाज F2, ठीक है, दैट इज फ्लिपिंग, 2 को फिक्स रख के फ्लिपिंग। तो अगर F2 स्क्वायर मतलब एक बार पहले मैं F2 अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, दिस रिजल्ट आई विल गेट 1 3 जो है वो 1 के साथ एंड 1 जो है 3 के साथ। अगर इसके ऊपर एक और बार मैं F2 अप्लाई कर दूं, एक और बार मैं फ्लिप करूं 2 को फिक्स रख के, तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल शुरू का पोजीशन था, दैट इज ये जो ई वाला पोजीशन था, नो मूवमेंट वाला, बिल्कुल उसी में मैं वापस आ जाऊंगा। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार F2 अप्लाई किया, फिर दोबारा मैं F2 अप्लाई किया उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली फ्लिप
फ्लिप एक दूसरे को कैंसिल करके फिर से वापस इट विल रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, दैट इज ई वाला जो पोजीशन था दैट थिंग। तो इसका मतलब ये हमें मिल जाएगा ई, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ई, ठीक है, F2 डॉट F2 या फिर F2 कंपोजिशन F2 विल बी ई। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो मुझे चेक करना है कि सर F3 कंपोजिशन R क्या होगा, F3R या फिर RF3, पहले F3R कर लेते हैं। F3R मतलब मान लो F3 समवेयर अराउंड हियर आएगा। F3R मतलब मुझे ये वाला एलिमेंट चेक करना है, ये वाला एलिमेंट F3R क्या आएगा, तो पहले F3 फिर उसके बाद R। नहीं, एक चीज ध्यान रखना, F3R मतलब जो बाद में, क्योंकि देखो याद करो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग में मैंने बताया था F कंपोज G जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पहले G फंक्शन देख लेते हैं, फिर G के ऊपर F अप्लाई होता है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जाता है G, F कंपोज G का कंपोजिशन ऑफ मैपिंग में। इस यहाँ पर भी सेम होगा। अगर F3R मुझे कैलकुलेट करना है, पहले R ऑपरेट होगा, R क्या था, ये वाला रोटेटिंग वन टाइम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर उसके ऊपर F3 अप्लाई होगा। तो अब सोच के देखो, ये हो गया पोजीशन R अप्लाई करने के बाद। अब अगर इसके ऊपर मैं F3 अप्लाई करूं, F3 मतलब 3 को फिक्स रख के अगर एक मैं फ्लिप कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 3 को फिक्स रख के अगर मैं फ्लिप कर दूं तो ये 2 जो है ये 3 के जगह पे आ जाएगा और 3 जो है ये 2 के जगह पे चला जाएगा। तो जो मुझे मिलेगा दैट इज ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मतलब कि मुझे क्या मिल रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके। हाँ ठीक है, ये है 2 और वो होगा 3, ये होगा 3 एंड ये होगा 2। अब देखो सर ये किसी फॉर्म के साथ थोड़ा सा जाना पहचान सा लग रहा है। हाँ सर डेफिनेटली लग तो रहा है। आई होप ये कैलकुलेशन सही है। थोड़ा सा कमेंट करके बता भी देना अगर गलत लग रहा है तो। आई थिंक बिल्कुल सही है। एक R रोटेट करने के बाद अच्छा फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ। आई होप इट इज़ करेक्ट। तो अगर यहाँ पे 2 और 2 फिक्स्ड है और 1 और 3 इंटरचेंज्ड है तो बेसिकली हमें यहाँ पे F2 मिल रहा है, है ना, बिल्कुल। हाँ तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा F2। एक बार ज़रा चेक कर लेना, मतलब द पॉइंट इज बिल्कुल इसी तरीके से होगा। हाँ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट इज बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि इनमें से इन टोटल जो 6 ऑपरेशंस है, इनमें से किसी भी 2 ऑपरेशंस को ये कंपोजिशन टेबल बनाते टाइम अगर मैं ऑपरेट करूं तो डेफिनेटली क्या होगा कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑपरेशन हमें वापस मिलेगा। एंड ये जो टोटल 6 ऑपरेशंस है विथ रिस्पेक्ट टू दिस परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन हमें हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करके देता है। एंड ये वाला क्वेश्चन हम लोग इसी मे बी इन दिस वीडियो और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा उसमें हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे अंडर परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो वहां पर भी फिर से मैं ये बना के दिखाऊंगा, लेकिन खुद से पहले ये कंपोजिशन टेबल बना के देखो। टाइम लगेगा, थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, लेकिन ट्राई करके जरूर देखना कि क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। ओके अच्छा एक और मैं बता देता हूँ, एक और टाइप मतलब एक और ऑपरेशन करके बता देता हूँ। सपोज हमें करना है RF1, ठीक है, RF1 करना है। समझना कि पहले F1 ऑपरेट होगा फिर R ऑपरेट होगा, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये ट्रायंगल था 1 2 3 शायद इस तरीके से लिया था, फिक्स्ड है। ये फर्स्ट पोजीशन है नो मूवमेंट वाला, मतलब जब मैंने पुट किया था ट्रायंगल को अंदर उस फ्रेम के अंदर, तो पहले F1 ऑपरेट होगा, मतलब 1 1 के साथ फिक्स रहेगा, सिर्फ इन दोनों में फ्लिप हो जाएगा 2 और 3 में। तो क्या हो जाएगा, फ्रेम तो फिक्स रहेगा 1 2 3 फ्रेम को मैंने फिक्स कर दिया, 1 1 पे फिक्स रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। ये हो गया ट्रायंगल फर्स्ट वाला, F1 डन हो गया। फिर उसके बाद R ऑपरेट करना है। तो उसके बाद अगर मैं R ऑपरेट करूँ तो देखो पहले मैं फ्रेम ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 फ्रेम हो गया। फिर उसके बाद R मतलब एक रोटेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये 1 आएगा यहाँ पे, 2 जाएगा यहाँ पे एंड 3 जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3। सर ये किसी के साथ मिलता जुलता है, डेफिनेटली देखो 2 2 के साथ फिक्स्ड है एंड 1 और 3 में फ्लिप हुआ है, तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट F2 इटसेल्फ। इसका मतलब R कंपोज्ड F1 करने से हमें F2 मिलेगा। R कंपोज्ड F1 मतलब कौन सा, R कंपोज्ड
F1 मतलब ये वाला पोजीशन में हमें F2 मिलेगा। तो इस तरीके से इस कंपोजिशन टेबल को, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ, हाँ, इस तरीके से इस कंपोजिशन टेबल को हम लोग फुल कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं और भरना है। एंड डेफिनेटली यू विल सी कि दिस विल सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी दो, मतलब इस सेट में जितने भी टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, किसी भी 2 एलिमेंट्स को अगर मैं ऑपरेट करूं तो मुझे इसी सेट में से एक एलिमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होगा ही, एंड क्योंकि अगर कोई भी 3 एलिमेंट को लेके तुम लोग ये करो तो मतलब वही इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। कंपोजिशन टेबल वाला क्वेश्चन देख लेना, पहले अपलोडेड है, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। अच्छा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ई यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ई एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जिसके साथ मैं किसी भी मतलब बाकी 5 R, L, F1, F2, F3 किसी को भी ऑपरेट करूँ ई के साथ, मुझे वही वापस मिलेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हो गया डन। फिर उसके बाद इन्वर्स प्रॉपर्टी, इनमें से कोई भी एक का इन्वर्स इसी सेट में बिलोंग करता है, और ये आगे जाके भी पता चलेगा। क्यों पता है, देखो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिशन करेंगे जो अभी हम लोग कर रहे थे, फिर इन्वर्स ऑफ परमुटेशन भी करेंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे भी, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। फिर इसके आगे का जो भी परमुटेशंस और भी मतलब ट्रांसपोजिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं कहा था कि इसको रखूंगा अप टू द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ परमुटेशन, वही इन्वर्स, प्रोडक्ट एक्सेट्रा। फिर आगे का जो भी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमुटेशन है, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन वगैरह है, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, अदरवाइज ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होने का चांसेस है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि, और दोनों लेक्चर्स देखना है, अदरवाइज कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, ये इशू है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे हाँ, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल अंडरस्टूड है। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। नॉट ओनली दैट, यहाँ से एक और चीज़ हम लोग को समझ में आ गया, दैट इज प्रोडक्ट और कॉम्पोजिशन ऑफ 2 परमुटेशन। अभी मैंने करके बताया R कंपोज F1 कैसे करना है, या फिर इस तरीके से। लेकिन ये तो हो गया ट्रायंगल वाला। सर इसका कोई ऐसे तो हमेशा ट्रायंगल ड्रॉ करके नहीं करेंगे, तो कोई फॉर्मेट या फिर कुछ मतलब होगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से हमें एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम करना है, बिल्कुल अभी मैं वो दिखा रहा हूँ। तो देखो, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि परमुटेशन के साथ, परमुटेशन का जो नोटेशन है, जो लोग कुछ पढ़ चुके हैं, जिन्हें पता है, उसके साथ ये वाला एग्जाम्पल कैसे कनेक्टेड है। देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा मतलब R के लिए क्या क्या होगा, L के लिए क्या क्या होगा, ये याद रखना मुश्किल है। तो डेफिनेटली हर एक के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। F1 के लिए डेफिनेशन मतलब रिजल्ट्स कुछ और बने, F2 के लिए कुछ और। तो क्या हमेशा ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करते रहें एंड उनको ऐसे लिखते रहे? नहीं, उन्हीं के उसके लिए, ताकि और भी सिंपल तरीके से चीज़ें जो है वो याद हो सके या फिर हम लोग यूज़ कर सकें, उसके लिए एक नोटेशन मिला था। दैट नोटेशन इज़ लाइक मेनली यूज्ड इन परमुटेशन। और वो कैसे बनाए, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज अच्छा, मुझे जगह चाहिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि जगह मिल जाए। हाँ, सो सपोज आई हैव R वाला जो था उसी से देखते हैं, क्योंकि R1 जब लिखना होता है तब नहीं आता है, जिंदगी हो ऐसी, क्या बोले। R1 इक्वल्स टू था, R1 इक्वल्स टू 3 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देख लेते हैं। वैसे ये वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार रोटेशन था, राइट साइड डायरेक्शन में। R1 इक्वल्स टू 3 था, फिर उसके बाद R2 इक्वल्स टू क्या था, R2 इक्वल्स टू 1 था, एंड R3 इक्वल्स टू 2 था। बिल्कुल, हाँ, 2 ही तो बच रहा है, तो ऑब्वियसली 2 होगा। मैं भी क्या इंसान हूँ भाई। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको एक डबल डेकर एक नोटेशन यूज़ किया जाता है। इसको लिखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक डबल डेकर नोटेशन। डबल डेकर बसेस हुआ करता था कोलकाता में पहले, तुम लोग तो नहीं देखे होगे डेफिनेटली। उसमें 2 मतलब फर्स्ट एक ग्राउंड फ्लोर था और एक फर्स्ट फ्लोर था, और फर्स्ट फ्लोर का जो सीट्स था वो सो भी जाते थे उसमें लोग, इतना बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स वगैरह था। तो डबल डेकर नोटेशन मतलब
दो रो होगा, एक मैट्रिक्स जैसा हमें लिखना होगा, मैट्रिक्स ही है बेसिकली, लेकिन उसमें देयर विल बी टू रोज। उसको मतलब किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, सो आर कैन बी रिटन इन दिस नोटेशन ऑफ परमुटेशन लाइक दिस। पहले क्या करो, पहले ऊपर में 1 2 3, फर्स्ट रो में 1 2 3 लिख दो। ये कौन सा 1 2 3 है, ये आर के ब्रैकेट के अंदर वाला 1 2 3 है। और फर्स्ट रो हमेशा कोशिश करना असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, ठीक है। फर्स्ट रो हमेशा कोशिश करना या फिर लिखना ही असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक 1 2 3 इसी तरीके से बढ़ते हुए चलना है फर्स्ट रो। अब उसके नीचे नीचे क्या लिखना है, 1 किसके साथ मैप्ड है, 1 इज मैप्ड टू 3, तो 1 के नीचे होगा 3, है ना, ये रहा। फिर 2 किसके साथ मैप्ड है, 2 इज मैप्ड टू 1, तो 2 के नीचे 1 एंड 3 के नीचे 2। बस ये हो गया, ये समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा परमुटेशन वाला रेडी। A1 इज मैप्ड एट f of A1, सिंस यहाँ पर भी सेम है, 1 इज मैप्ड एट 3, 2 is mapped at 1 and 3 is mapped to 2। so इस तरीके से we will get the permutation वाला notation। एक और लिख के देख लेते हैं। सपोज मैं अभी लिखना चाहता हूँ, मान लो F1 लिखते हैं, सपोज F1 लिखते हैं, तो F1 का कहाँ गया F1, हाँ ये रहा, F1 लिख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास है F1 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, फ्लिप था, F1 2 1 को फिक्स रख के फ्लिप था, एंड F1 3 इज इक्वल्स टू 2, इस तरीके से। अब इसका F1 का अगर मैं परमुटेशन वाला ये जो डबल डेकर नोटेशन ये अगर बनाना चाहूँ, पहले तो ऊपर में 1 2 3 फिक्स रहेगा, जो फर्स्ट वाला सेट है, ये रहा सेट, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो वाला सेट है। दूसरा, अब 1 किसके साथ मैप्ड है, 1 इज मैप्ड एट 1, तो 1 के नीचे 1 रहेगा। 2 किसके साथ मैप्ड है, थ्रू F1 3 के साथ, तो 2 के नीचे 3 रहेगा, एंड 3 के नीचे क्या रहेगा 2। तो ये मेरा F1 का जो है ये रेडी हो चुका है, दैट इज परमुटेशन का नोटेशन, डबल डेकर जो नोटेशन ये रेडी हो चुका है। आई होप ये क्लियर है कैसे ये बनाना है, बिल्कुल। तो अगर समझ में आ रहा है, एक प्यारा सा लाइक करते हुए चलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलना ज़रूर, ठीक है। अच्छा, और 2-3 चीज़ें बता के मैं इसको एंड करूँगा यहाँ पे, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशन, ये तो ऑलरेडी हम लोग थ्रू डायग्राम समझ चुके हैं, लेकिन अगर इसे नोटेशन से यूज़ करके अगर हमें समझना हो वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ। देखो, एक काम करते हैं, वही करते हैं जो पहले हम लोगों ने किया था। यहाँ पे एक बार वेरीफाई हो जाएगा कि सही में ये F2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। क्या क्या हम लोगों ने किन दो क्या बोलते हैं परमुटेशन का हम लोगों ने यहाँ पे किया था कंपोजिशन, R एंड F1। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे, R एंड F1। इन दोनों में मैं आ रहा हूँ बाद में, पहले इसको कर लेते हैं, फिर मतलब मुझे यहाँ पे पता करना है कि R कंपोज्ड F1 क्या आएगा यूजिंग परमुटेशन वाला नोटेशन, ठीक है। तो पहले R एंड F1 को लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे मिला था। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वरना फिर से लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, इसको मैंने कॉपी कर लिया। एक सेकंड, ठीक है जी। R एंड F1, तो R कंपोज्ड F1 हमें कैलकुलेट करना है, कंपोजिशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें जाना होता है। पहले F1 का कैलकुलेशन होगा, फिर R का, पहले F1 कंसिडर होगा, फिर R। कैसे होगा देखो, पहले एक काम करो, पहले F1 को पूरा जो है बिल्कुल उसी तरीके से लिख लो, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से लिखना। पहले बिल्कुल F1 जो है ना उसको पहले कॉपी पेस्ट कर दो, 1 2 3 हो गया, फिर 1 के नीचे 1 था, 2 के नीचे 3 था, एंड 3 के नीचे 2 था। ये बिल्कुल जिस तरीके से था उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये F1 को सिर्फ यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब उसके नीचे मैं R लिखूंगा, कैसे लिख रहा हूँ समझना, अब ये थोड़ा सा समझना है ध्यान से। देखो, R में क्या हो रहा है, R में 1 के नीचे क्या है 3, तो अभी इस 1 के नीचे, अब ये मतलब ये जो सेकेंड रो है ये बन चुका है R का फर्स्ट रो, ये जो सेकेंड रो है ये बन चुका है R का फर्स्ट रो, R का फर्स्ट रो, ठीक है। तो R का जो 1 है वो किसके साथ मैप्ड है, 3 के साथ, तो यहाँ पे 1 के नीचे आ जाएगा 3। फिर उसके बाद 2 के नीचे क्या है 1, R में 2 के नीचे क्या है 1, तो R में 2 के नीचे आ जाएगा 1, ध्यान रखना। और R में 3 के नीचे क्या है 2, तो ये जो 3 के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले क्या किया मैंने, पहले F को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है, F जो था F को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि R कंपोज्ड F1 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो बाद में है वो पहले आएगा, इसलिए मैंने F1 को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया जिस तरीके से था, 1 2 3 और नीचे 1 3 2। अब ये जो है ये अभी यहाँ पे ये
इफ F1 का सेकेंड रो बन जाएगा R का फर्स्ट रो। तो R में 1 कहाँ पे मैप हो रहा था, 3 पे, इसीलिए 1 के नीचे मैंने 3 लिखा है। R में 2 कहाँ पे मैप हो रहा था, 1 पे, तो इसीलिए 2 के नीचे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और R में 3 कहाँ पे मैप हो रहा था, 2 पे, इसीलिए 3 के नीचे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। और हम लोग का फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, मैं बीच में से थोड़ा सा हट रहा हूँ वरना ये जगह चाहिए। फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, बीच में से ये सेकेंड रो हटा दो। बीच में से सेकेंड रो हटा देने से क्या आ जाएगा, ऊपर में था 1 2 3 और उसके नीचे था 3 2 1। ये बन गया मेरा फाइनल आंसर। ये किसका आंसर बना, दिस इज नथिंग बट R कंपोस्ट F1 का आंसर ये बन गया। 1 2 3 नीचे 3 2 1। और देखो 2 2 के साथ फिक्स्ड है एंड 1 और 3 में फ्लिप हुआ है, तो इसका मतलब सर ये असल में F2 ही बना है। और वहां पर भी हमें एग्जाम्पल में F2 ही मिला था। कहाँ पे, यहाँ पे सर देखो F2 ही मिला था। कहाँ गया, ये रहा F2 मिला था हमें, ये F2 ही, यहाँ पर भी F2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिशन करते हैं, इस तरीके से दो परमुटेशन का कंपोजिशन करते हैं। ठीक है, अच्छा इनवर्स भी मैं बता देता हूँ, फिर मैं 2 क्वेश्चंस दूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करना अपने तरीके से। इनवर्स कैसे निकालना है, वैसे मान लो मुझे R का इनवर्स निकालना है। R का इनवर्स निकालना है, R क्या था, पहले R को लिख लेते हैं। R क्या था, 1 2 3 3 1 2, 1 2 3 3 1 2। इस R का इनवर्स निकालना है। ठीक है, मतलब मुझे एक सेकेंड, इस 3 को थोड़ा सा, पोलियो हो गया, इस 3 को थोड़ा सा ठीक कर दूं। हाँ, इस R का इनवर्स निकालना है, R इनवर्स कैसे निकालना है समझना। देखो क्या करना है, R का जो फर्स्ट रो था वो R इनवर्स का, सॉरी R का जो सेकंड रो था वो R इनवर्स का फर्स्ट रो बन जाएगा, एंड R का जो सेकंड फर्स्ट रो था वो R इनवर्स का सेकंड रो बन जाएगा। मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, रो इंटरचेंज होगा और कुछ नहीं। R1 विल बिकम R2 विल बिकम R1। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है, क्योंकि मैंने ये तब भी बताया था कि ये जो फर्स्ट रो है हम लोगों का टारगेट यही रहेगा, फर्स्ट रो को असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। दैट इज 1 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, एंड अकॉर्डिंगली नीचे का जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे क्या था सर, 1 के नीचे 2 था, तो यहाँ पर भी 1 के नीचे 2 आ जाएगा। सर 2 के नीचे क्या था, 2 के नीचे 3 था, तो 2 के नीचे 3 आ जाएगा। एंड 3 के नीचे फाइनली क्या था, 3 के नीचे 1 था, तो 3 के नीचे 1 आ जाएगा। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड नॉट ओनली दैट, इफ यू फाइंड, ये कोई ना कोई परमुटेशन के साथ मैच होता हुआ दिखेगा, देख सकते हो। 1 देखते हैं, चलो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, एंड 3 1 पे जा रहा है। 3 1, हाँ, किसके साथ मैच हो गया पता है, L के साथ। दिस हैज बीन मैप्ड और मैच्ड विथ L के साथ। इसका मतलब R इनवर्स इज नथिंग बट L। और यहाँ पर भी मैंने वही बताया था, जब ये तुम लोग ये ग्रुप चेक करोगे तो इनवर्स प्रॉपर्टी जब चेक कर रहे होंगे, इनवर्स प्रॉपर्टी का जो फंडा था, इफ यू रिमेंबर, कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट का इनवर्स इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पर भी वही होगा। इनमें से किसी का भी इनवर्स निकालो, L का इनवर्स निकालो या फिर F1 का इनवर्स निकालो, किसी का भी इनवर्स निकालो, वो इसी सेट में से कोई ना कोई एक मेंबर के साथ इक्वल होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे मिल चुका है R इनवर्स इज इक्वल टू L, इसी तरीके से। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स। अच्छा, फिर उसके बाद इक्वलिटी ऑफ 2 परमुटेशन इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो क्या हो रहा है इसमें, सपोज दो परमुटेशंस मैं कंसिडर करता हूं। एक मान लो F1 कुछ इस तरीके से मैं लिखता हूं सॉरी, बहुत 1 2 3 लिख लिया। अब एक ABC से लिखते हैं, सेम है, सिर्फ 1 2 3 की जगह पे A B एंड C है। ABC के नीचे एक लिख देता हूं मैं CAB, एंड दूसरा एक F2 मैं कंसिडर करता हूं, जहां पे मान लो ऊपर में है BAC एंड BAC के नीचे मान लो है ACB। अब ये इक्वल परमुटेशन या फिर इक्वलिटी कैसे इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है कि अगर मैं इस F2 को अरेंज करूं इसी फॉर्मेट में, ABC के फॉर्मेट में, तो देखो A के नीचे क्या था, C, A के नीचे मैंने C लिख दिया, B के नीचे क्या था, A, B के नीचे A लिख दिया, और C के नीचे क्या था, B, क्या लिख दिया। देखो ऑटोमेटिकली F1 बन चुका है, तो कहने का मतलब अगर दो परमुटेशन अरेंज्ड नहीं है, उनको अरेंज करने के बाद एक्चुअल में दोनों सेम ही मिले, तो डेफिनेटली दोज 2 परमुटेशंस आर इक्वल परमुटेशन।
ठीक है, आई होप ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है। एक और लास्ट वाला करते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। हालांकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ई जो था लास्ट एग्जांपल में, नो मूवमेंट नाइदर इज दिस नाइदर इन दिस डायरेक्शन, नो फ्लिप, नथिंग, वही है। वैसे फिर मैं एक एग्जांपल देके मैं इसको थोड़ा सा एक और बार लेट मी शो यू द ई थिंग। हाँ, इसमें ई में देखो क्या हो रहा था, अगर इसको मैं परमुटेशन के फॉर्मेट में लिखूँ तो इसमें देखो ई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ, क्या था, 1 1 पे मैप था, 2 2 पे मैप था, 3 3 पे मैप था। बस दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन, है ना। अगर ऊपर में जो एलिमेंट्स है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो सेकंड रो में जो एलिमेंट्स है उनके साथ, बस और कुछ नहीं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन। अब यहाँ पे ए बी सी हो सकता है, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, ए इज मैप टू ए, बी इज मैप टू बी एंड सी इज मैप टू सी। तो ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन वगैरह, इससे मैं इसको मैं कंटिन्यू करूंगा इन द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन फिलहाल मैं तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, शायद यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 1, इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसमें देखो ए एंड बी दो परमुटेशंस गिवन है। ठीक है, तुम्हें चेक करके देखना है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए हो रहा है, मतलब पहले ए बी, ए कंपोजिशन बी चेक करना है। तो उसमें क्या होगा, पहले बी को लिख लेना है ऊपर, फिर उसके नीचे ए को लिखना है। बी मतलब पहले बी को कॉपी पेस्ट कर देना है, 1 2 3 4 5, और उसके नीचे 1 3 4 5 2। अब उसके नीचे ए को लिखना है, और क्या होगा कि कैसे बनाना है कि ए में देखो क्या हो रहा है, ए में देखो 1 के नीचे क्या आ रहा है, 2, तो यहाँ पे 1 के नीचे आएगा 2, मतलब दिस विल बी नाउ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रो ऑफ ए। ये अभी ए का फर्स्ट रो जैसा कंसिडर्ड होगा। फिर 3 के नीचे क्या आ रहा है, देखो 3 के नीचे 1 आ रहा है, तो 3 के नीचे आ जाएगा 1। फिर देखो 4 के नीचे क्या आ रहा है, ए में 4 के नीचे आ रहा है 5। फिर यह है 2 बाय द वे, इसको 1 मत सोचना। 5 के नीचे क्या है, देखो 5 के नीचे 4, एंड फिर 2 के नीचे क्या है, देखो 3, 2 के नीचे है 3। तो इसका मतलब ए कंपोस्ट बी क्या बन जाएगा, ए कंपोस्ट बी का बीच में से ये सेकेंड रो हटा देना है, तो 1 2 3 4 5, और नीचे आ जाएगा 2 1 5 4 3, ये हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से तुम लोगों को बी ए बनाना है एंड चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर मैं ये नेक्स्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, ऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन इनवर्स पर मैं डेफिनेटली नहीं कराऊंगा। ये भी मैं एक होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। इन दोनों परमुटेशन का तुम लोगों को इन्वर्स निकालना है, आराम से हो जाएगा बिल्कुल प्यार से। एक इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड, आर इन्वर्स मैंने करके दिखाया था। वही रो का इंटरचेंज, फर्स्ट रो को सेकेंड रो बनाना है, सेकेंड रो को फर्स्ट रो बनाना है, फिर उसको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, एंड विल गेट द इन्वर्स। बस और कुछ नहीं, इस वीडियो के लिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट है, आई होप मजा आ रहा होगा। हो रहा है तो जरूर एक लाइक करते चलना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं परमुटेशन ग्रुप के, जहां पे और भी हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स। सो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।